हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागोजी का जो एक कोर्स चल रहा था, उस कोर्स में आज हम चौथे चैप्टर की बात करेंगे। इसके पहले हमने 3 चैप्टर करा दिए थे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी आपको हिंदी पेडागोजी का जो टेस्ट सीरीज़ का क्रम चल रहा था उसमें आपको एक सीरीज़ से आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है, देखिए इसमें व्याकरण की बात करी गई है और बच्चा जब भाषा को सीखता है तो वो व्याकरण की उसकी क्या भूमिका उसमें होती है सीखने में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स आप उठाकर देख लीजिए पेपर, तो हर किसी में ये एक हिंदी जिसमें पेडागोजी आएगी उसमें ये जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट हो, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स जितने होते हैं उन सब में व्याकरण शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो जरूर पूछी जाती हैं। तो आज इस सेशन में हम व्याकरण शिक्षण की विधियों पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है आज की वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इसके पहले हम जान लेते हैं कि व्याकरण होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सबको पता है, और वो क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, कुछ ध्वनि प्रतीकों को अपनाता है अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, और यही ध्वनि प्रतीक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई भाषा की। अब भाषा की शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए व्याकरण के कुछ भी नियम भी दिए गए हैं और हमें क्या करना पड़ता है, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यानी व्याकरण भाषा के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले हमारी भाषा आती है, फिर आता है हमारा व्याकरण। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे, आपके घर में अगर कोई किसी छोटे बच्चे ने जन्म लिया है या छोटा बच्चा अगर होगा तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा, सबसे पहले छोटा बच्चा भाषा बोलता है। ठीक है, छोटा बच्चा पहले बोलना सीखता है, तो ऐसा नहीं है कि वह पहले व्याकरण सीखता है। ठीक है, नहीं, सबसे पहले वो क्या सीखेगा, भाषा को सीखेगा। ठीक है, तो भाषा जो है, भाषा का व्याकरण ही भाषा का मूल रूप होता है। ठीक है, और देखिए व्याकरण के बिना भी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी अगर आप टूटी फूटी भाषा बोलेंगे, लिंग, वचन, कारक, इन सब का कहीं ना कहीं प्रयोग अलग अलग ढंग से जहां नहीं करना चाहिए वहां भी कर देंगे, तो व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो देखिए, व्याकरण के बारे में कहा गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध लिखते हैं। जब हमें एक नियमों का ज्ञान हो जाता है कि कहाँ कौन सा नियम फॉलो होगा, कहाँ लिंग लगेगा, कहाँ वचन लगेगा, कहाँ कारक लगेगा, कहाँ काल का प्रयोग होगा, ठीक है, तो हम व्याकरण को शुद्ध बोलना भी सीख जाएंगे और शुद्ध लिखना भी सीख जाएंगे। क्लियर? यानी भाषा को जो शुद्ध पढ़ना सिखा दे और लिखना सिखा दे, वही क्या है, वही हमारी व्याकरण है। ठीक है, और फिर देखिएगा, व्याकरण भाषा की अनुगामिनी है। अनुगामिनी का अर्थ होता है पीछे चलने वाली। ठीक है, यानी व्याकरण क्या है, भाषा के पीछे चलने वाली। अभी हमने आपको बताया कि पहले हमारी भाषा आती है और फिर आता है व्याकरण। ठीक है, तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि व्याकरण भाषा की अनुगामिनी है। तो देखिए, व्याकरण के बारे में महर्षि पतंजलि का कथन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी कभी आप स्टेट टेट का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था व्याकरण के बारे में, कि व्याकरण शब्दानुशासन है। ठीक है, यानी व्याकरण जो है वो शब्दों का अनुशासन है। यानी कौन से शब्दानुशासन, यानी कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ व्यवस्थित रूप से रहेंगे, इनका वर्णन ही क्या है, व्याकरण कहलाता है।
ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि महर्षि पतंजलि ने अपनी किस ग्रंथ में ये बात कही थी कि व्याकरण शब्दानुशासन है, ठीक है। ये बात इन्होंने महर्षि पतंजलि ने अपने किस ग्रंथ में कही थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा था कि यदि हमें शब्दों का सही सही यानी व्यवस्थित रूप से ज्ञान हो जाए कि कहाँ कौन से शब्द रखने हैं, तो वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, यानी कि शब्दों का शासन ही क्या है, व्याकरण है, ठीक है। तो पहले भाषा का विकास होता है और तब उसका व्याकरण बनता है। भाषा शिक्षण में व्याकरण जाना अनिवार्य है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम भाषा में व्याकरण ही नहीं जानेंगे तो ना ही हम लिंग वचन कारकों का सही तरह से उपयोग कर पाएंगे और ना ही हम सही तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जब व्याकरण हमें पढ़ाना जाना है तो उसके लिए कुछ शिक्षण विधियां भी दी गई हैं, ठीक है। और शिक्षण विधियों को ये शिक्षार्थी क्या करता है कि बच्चों को, टीचर क्या करता है कि बच्चों को उन विधियों का पालन करवाने के लिए बोलता है, यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए, सबसे पहली जो हमारी विधि है वो है आगमन विधि, ठीक है। तो देखिए, आगमन विधि के बारे में अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले यह एक व्यवहारिक विधि मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ बच्चे कुछ उदाहरण के आधार पर स्वयं नियम बना लेते हैं, ठीक है। तो आगमन में क्या होता है, बेसिकली इसमें कहा जाता है कि पहले इसमें क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है और फिर दिया जाता है नियम, ठीक है। तो आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि से हम उदाहरणों के द्वारा सीखते हैं। अब जब बच्चा उदाहरण सुनेगा फिर अपना दिमाग कुछ यूज करेगा कि कहाँ तक हमें पहुँचना है, ये उदाहरण किस नियम तक हमें पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस नियम को, इस विधि को क्या कहा गया है, व्यवहारिक विधि कहा गया है। और इसमें जो है बच्चा निम्न शिक्षण सूत्रों से भी गुजरता है। कौन कौन से, यह विधि सरल से कठिन। देखिए, जब आपको उदाहरण, एग्जाम्पल किसी चीज का दिया जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो सरल रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी एग्जाम्पल से आपको नियम तक पहुंचने के लिए बोला जाता है तो नियम तो भाई कठिन होंगे, ठीक है। तो ये सरल से कठिन की ओर चलता है, ठीक है। और फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब उदाहरण जो होंगे वो ज्ञात होंगे आपके लिए, लेकिन नियम जो होगा वो अज्ञात होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आदि शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगमन विधि में किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह विधि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, बच्चे जो है क्या करते हैं, उन उदाहरणों का पहले निरीक्षण कर लेते हैं, ठीक है। और निरीक्षण के दौरान जो सिमिलरिटी दोनों में रहती है, जो समानताएं मिलती हैं, उन्हें नियम के रूप में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अंत में उन नियमों तक वो पहुंच जाती हैं। यही होती है क्या, आगमन विधि। क्लियर। अब इसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टा क्या है, निगमन विधि। आगमन में हमने देखा कि सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण रखा जाता है, लेकिन निगमन में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे के सामने नियम रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं कि यह विधि क्या होती है, रटने पर भी आधारित होती है, यानी कि रोट पद्धति इसमें चलती रहती है। बच्चा रटने की तरफ ज्यादा प्रवृत्त होता है। कैसे, क्योंकि बुक में जो नियम दिया रहता है उसको बच्चा रटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, यह विधि आगमन के बिल्कुल विपरीत विधि है। इस विधि में पहले परिभाषा और नियम बताकर फिर उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें शिक्षक जो होता है वो छात्रों को या तो मौखिक रूप से और या तो लिखित रूप से क्या करता है, भाषा के नियम बता देता है, और फिर लिखित रूप से अगर बताता है तो पुस्तक आदि में जो नियम दिया रहता है वही बच्चों को बता देता है, तथा बच्चे क्या करते हैं, उन नियमों व सिद्धांतों को रटते रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए, इस विधि में, निगमन विधि में क्या होता है कि चिंतन और उपयोग, अपने दिमाग का यूज, इन सब का अभाव पाया जाता है। क्योंकि जब बच्चे को आप नॉर्मली ऐसे नियम रटा देंगे तो वो अपना दिमाग वहीं तक सीमित कर लेगा, वो और सोचने की क्षमता उसके अंदर नहीं बचेगी, ठीक है। तो निगमन विधि जिसमें नियम पहले दिया जाता है, आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है। क्लियर। थर्ड है आपका खेल विधि। देखिए, खेल में क्या होता है कि इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ को सिखाते हैं। देखिए, खेल विधि क्या है, इसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और खेल के माध्यम से ही बच्चों को क्या सिखाया जाता है, जैसे शब्द भेद, लिंग भेद, वचन, संज्ञा
आदि कैसे सिखाए जाते हैं, खेल विधि से सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो क्लास में भी सक्रिय बना रहे और उनकी एक जो पद्धति है, एक व्याकरण की जो पद्धति है वो भी चलती रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है वस्तुओं को मतलब प्रत्यक्ष रूप में दिखाना, वस्तुओं को सामने से दिखाना। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को, किसी जीव जंतु का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर इन क्रियाओं को कराया जाता है। ठीक है, तो यह विधि बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का ज्ञान प्रदान करती है और यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है। जैसे हमें पानी के बारे में बच्चों को अगर बताना है कुछ, तो सबसे पहले हम उनके सामने पानी ले आकर रख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यही होता है कि उनको प्रत्यक्ष रूप से पहले अवगत करा देना उस चीज से, तब उनको व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में यही होता है। क्लियर। नेक्स्ट है समवाय विधि। समवाय विधि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत बार इससे बनकर आया है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रणाली के प्रतिपादकों का मत है कि इसमें क्या होता है, देखिए व्याकरण की शिक्षा जो होती है वो स्वतंत्र रूप से ना देकर कैसे दी जाती है, साहित्य के विद्वानों की इसमें रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, रचनाएं पढ़ाई जाती हैं कि ताकि बालक उस भाषा को जल्दी सीख ले। ठीक है, जिसका व्याकरण भी वह नहीं जान पाता है। और यह विधि ध्यान दीजिएगा, समवाय विधि जो होती है ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। तो इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से ना देकर शिक्षार्थियों को साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। क्लियर, ताकि जो है इस विधि के बच्चों, जो बड़े एज के बच्चे यानी 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, समवाय प्रणाली उनके लिए बेसिकली बनाया जाता है, यानी समवाय प्रणाली के अंतर्गत उनको पढ़ाया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, मौखिक एवं लिखित कार्य कराते वक्त, जैसे गद्य की या तो गद्य की पुस्तक पढ़ाते वक्त, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, तो समवाय विधि में डायरेक्ट आपको व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि रचनाएं जब पढ़ाई जाएंगी तो बीच बीच में जो व्याकरण के पॉइंट्स आते जाएंगे उनको टीचर जो होगा वो क्लियर करता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम भाषा संसर्ग विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाषा संसर्ग विधि अगर आप देखेंगे तो ये समवाय विधि से कुछ मिलती जुलती है, यानी कुछ समानताएं हैं जो भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि में मिलती रहती हैं। ठीक है, तो इस विधि में भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की यह बड़ी लाभदायक विधि मानी गई है। ठीक है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि में दोनों में कुछ समानताएं, उसमें भी लेखकों की रचनाएं पढ़ाकर और इसमें भी कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाकर भाषा व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संश्लेषणात्मक विधि। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। संश्लेषणात्मक विधि यानी कि पहले छोटे छोटे उसके अंगों का ज्ञान कराया जाए व्याकरण के, और फिर जाके संपूर्ण व्याकरण को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस विधि में पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का एक ऐसा ढंग होता है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। क्लियर। और लास्ट हमारा जो व्याकरण की शिक्षण विधि है वो है अनुकरण विधि। देखिए छोटा बच्चा जो होता है वो कॉपी करके सीखता है, यानी कि आप जैसा करेंगे वो आपकी नकल करके ही सीखेगा। तो टीचर को क्या करना है, ये पेरेंट्स को क्या करना है कि शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है जैसा आपको देखेगा वैसे ही बच्चा रिपीट करेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण के कौशल का विकास करती है, और इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में क्या होती है, स्पष्टता आती है। यानी जब वो अनुकरण के द्वारा सीखेगा तो उसके भाषा में क्या है, स्पष्टता आएगी। एक टाइम के बाद उसकी भाषा में जो है सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे व्याकरण शिक्षण के कुछ शिक्षण विधियां। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है। देखिए छात्रों को व्याकरण शिक्षण के अगर उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण शिक्षण किस लिए उपयोगी है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का उद्देश्य इसका क्या है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हम एक एक करके। देखिए भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। ठीक है, और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होगा।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि छात्रों को लिखित अभिव्यक्ति के समय शुद्ध वर्तनी लिखने, शुद्ध वाक्य रचना करने एवं विराम चिन्हों का शुद्ध रूप में प्रयोग करने के योग्य बनाना। जब व्याकरण शिक्षण का हम ज्ञान बच्चों के अंदर दे देंगे तो बच्चा क्या करेगा, शुद्ध वर्तनी करेगा, ठीक है, और शुद्ध लिखेगा, शुद्ध वाक्य रचना करेगा, और कहाँ विराम चिन्ह लगेंगे, विराम चिन्हों का भी शुद्ध प्रयोग करेगा। इस योग्य बच्चा बन जाएगा कि वो छात्रों को चाहे वो लिखित अभिव्यक्ति करे या मौखिक अभिव्यक्ति करे, वो शुद्ध ही करेगा, ठीक है। इसलिए व्याकरण शिक्षण बहुत जरूरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट है छात्रों की चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। देखिए अभी हमने व्याकरण में आगमन विधि जो देखी थी, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, तो उससे बच्चे की क्या होती है, एक तर्क शक्ति जो होती है उसमें वृद्धि होती है और उसका चिंतन का भी उसके विकास होता है, ताकि वो दिमाग लगाता है कि कहाँ इसका नियम कहाँ जाके बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर एवं उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराना। देखिए जब बच्चों को हम व्याकरण शिक्षण का ज्ञान कराएंगे तो वो ध्वनियों के बारे में जान जाएगा कि ध्वनियां क्या होती हैं, ध्वनियों के बीच में जो सूक्ष्म अंतर होता है उनके बारे में भी जान जाएगा, और शुद्ध उच्चारण के नियमों का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है व्याकरण भाषा के गुण व दोषों की परख करने के योग्य बनाता है। देखिए जब आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो जाएगा तो कौन सी भाषा का गुण है और कौन सा भाषा का दोष है, यानी कहाँ कौन सा नियम गलत प्रयोग हुआ है और कौन सा नियम सही प्रयोग हुआ है, इसका भी ज्ञान आपको इजीली हो जाएगा। क्लियर। और यह रचनात्मक लेखन में अभिव्यक्ति का आधार स्तंभ होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास व्याकरण शिक्षा का आपको ज्ञान हो गया है तो आपके लेखन में भी एक रचनात्मकता देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से आप व्याकरण के नियमों को फॉलो करेंगे और वही आपके रचनात्मकता का उदाहरण प्रस्तुत करेगी, ठीक है। व्याकरण शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति लगाव या रुचि पैदा करता है। जब आप व्याकरण के नियमों की जानकारी आपको भली भांति हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आपको एक अलग ही अटैचमेंट होने लगेगा किससे, भाषा से। आपकी एक अलग रुचि पैदा हो जाएगी भाषा के प्रयोग के प्रति, ठीक है, क्योंकि आपको शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाक्य प्रयोग, शुद्ध वाक्य रचना, इन सब का ज्ञान हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट है यह छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास करती है, ठीक है, व्याकरण क्या करती है, छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास कर देती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं व्याकरण के भेद। तो देखिए व्याकरण के भेद की अगर बात हम करें तो व्याकरण के दो भेद माने गए हैं, ठीक है, एक है औपचारिक व्याकरण और एक होता है अनौपचारिक व्याकरण, ठीक है। तो देखिए औपचारिक का अर्थ क्या होता है, जो हमें किसी नियमों उपनियमों का ज्ञान कराया जाता है, एक सैद्धांतिक रूप से जब ज्ञान कराया जाता है तो वो क्या होता है, औपचारिक शिक्षा। यानी कि औपचारिक व्याकरण क्या होती है, जब बच्चों को एक पाठ्य पुस्तक की सहायता से विधिवत ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियमों, उपनियमों एवं उनके भेदों तथा उपभेदों का ज्ञान कराया जाता है तो वह क्या कहलाती है, औपचारिक व्याकरण। यानी कि जब जो व्याकरण की शिक्षा हम क्या करते हैं, नियमों, उपनियमों, भेदों और उपभेदों के द्वारा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, औपचारिक व्याकरण। सेकंड है आपका अनौपचारिक व्याकरण, यानी इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, ठीक है। तो व्याकरण के नियमों की विधिवत शिक्षा दिए बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना ही क्या कहलाता है, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाता है। और बच्चे भाषा को अनुकरण विधि द्वारा सीखते हैं। देखिए अनौपचारिक विधि में ना तो कोई पाठ्य पुस्तक होती है और ना ही कोई आपको टीचर सिखाने वाला होता है और ना ही नियम उपनियम वहाँ बताए जाते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले के अनुसार, लॉर्ड मैकाले ने इस संबंध में क्या कहा है कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो जाता है जिसे उसने पहले और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो। यानी इनका देखिए मेन फोकस किस पे है कि सबसे पहले भाषा आती है, जिसकी बात हमने पहले स्लाइड में ही कर ली थी, ठीक है। इनका मानना है कि मनुष्य जो है, यानी कि एक व्यक्ति जो है, वो उस भाषा का पूर्ण पंडित हो जाता है जिसने सबसे पहले वो भाषा सीखी है, बाद में जाके उसका व्याकरण सीखा है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले का ये कथन बहुत ही फेमस हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये थे व्याकरण के भेद। आगे जो है हमने आपको बता दिया कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार वहां से पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।